बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। और पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे ओज़ोन लेयर की और मैंने उसको ख़त्म किया था। अब उसी को कंटिन्यू हम करते हैं। आज हम ब्लेसिंग ऑफ ओज़ोन लेयर का लेक्चर पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 का थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपसे बात की थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, और रेज़ जो सन से आती हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की रेज़ हैं, और उनमें से कौन सी रेज़ हैं जो हमारे लिए सेफ़ हैं, वो विजिबल रेज़ हैं, और कौन सी रेज़ हैं जो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हैं, वो यूवी रेडिएशन है। फिर मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये यूवी रेडिएशन जो हैं, जो हम तक पहुंच रही हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? कोई और नहीं, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर इन यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ़िल्टर का काम करती है। ये एक फ़िल्टर अल्लाह ताला की तरफ से लगा हुआ है जो हमें इन ओजोन लेयर से बचाता है। तो लिहाजा ओजोन लेयर अगर ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या होती, सोचें ज़रा। अगर ओजोन लेयर मिसाल के तौर पर ना होती तो फिर क्या होता यहाँ पर? फिर ये होता कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ़िल्टर ना होती और सीधी हमारे तक आती, और उनके क्या बैड इफ़ेक्ट होते, डैमेजिंग इफ़ेक्ट क्या होते, वो मैं पहले पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि स्किन कैंसर जो है वो हर तरफ होता है। यानी अगर ओजोन लेयर ना होती तो स्किन कैंसर इससे भी ज़्यादा फैल गया होता। और मज़ीद ये कि बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर अपीयर ही तब हुए हैं जब एक दफ़ा ओजोन लेयर बन गई है, और ये तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो ओजोन लेयर बनी, और उसके बनने के बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट और अर्थ के ऊपर आए हैं। अब ये ओजोन लेयर में तो होल हो चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, डैमेज होती जा रही है। तो क्या मेन रीज़न है इसके डैमेज होने की? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और इनमें टॉप ऑफ हैं ह्यूमन एक्टिविटी, फिर नेचुरल सोर्सेज हैं, फिर वोल्केनिक करप्शंस हैं। ये हैं मेन सोर्सेज जो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मज़ीद आप देखें कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इस ओजोन लेयर को ख़त्म करने में उनका सबसे ज़्यादा रोल है। 75 to 85% ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इस नेचुरल बैलेंस ओजोन का है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, बाकी कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज 15 to 20% हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वोल्केनिक करप्शन जब हों तो वो हैं 1 to 5% इसको ओजोन लेयर को हमारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस ओजोन लेयर को बचाने की वो हमारे ऊपर है। तो हम क्या करें, हम कैसे फिर बचाएं इस ओजोन लेयर को? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करने के में जो सबसे बड़ा यानी रिस्पॉन्सिबल केमिकल है जिसको हम यूज़ करते हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एरोसोल स्प्रे में इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलेंट इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी लेयर के अंदर बड़ा स्टेबल रहता है और फिर इसी तरह से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाके फिर वहाँ सेकेंड लेयर में ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वन ऑफ द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन अब फिर हम क्या करें, कैसे बचा सकते हैं ओजोन लेयर को? तो मेरे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए। लोग एजुकेट हों, उन्हें ये पता तो हो कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को स्टॉप किया जाए और इसके अल्टरनेटिव ढूंढे जाएं। और सबसे बढ़ के ये कि हम लोगों को इनकरेज करें, बच्चों को इनकरेज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होगी और पोल्यूशन सबसे कम होगी। और सबसे आखिर में मैं आपको फिर मैसेज मेरा यही है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि सेव अवर ओजोन एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।